हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रत्यूष और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने हाल में यूट्यूब पे वीडियोस बनानी चालू करी हैं। इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को। तो आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक काफ़ी लोगों के मन में होता है। ये टॉपिक है कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी प्राइस कैसे लगती है। मतलब अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो किस तरह से उसमें मतलब कॉस्टिंग किस तरह से आती है, किस तरह से हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं, यूज़र को पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार मैं लोनावला से मुंबई जा रहा था, दिसंबर 2023 की बात है, घूमने के लिए। और मुझे वहाँ पर एक लड़का मिला जो मेरे सामने बैठा हुआ था और यंग लड़का था, मेरी एज का था। और उसने मुझसे कहा कि मुझे मतलब मेरे पास एक बैग था, इस पे कुछ कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई थी। तो उसको ऐसा लगा कि शायद मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और उसने मुझसे पूछा कि क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे अपनी क्वेरी बताई। उसने कहा कि ये मुझे वेबसाइट बनानी है, एक ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट। एक्चुअली मैं वो एक लॉ से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहता था, लेकिन वो एक ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट थी। तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे कि उसने मुझसे पूछा था कि अगर आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें पैसे किस तरह से लग सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर अ, अगर तुम्हें ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है तो तुम्हें सिर्फ एक कंप्यूटर तो चाहिए और तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है। तो आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों एक इंजीनियर जब कोई सॉफ्टवेयर का काम करे तो वो पैसे मांगते हैं। ठीक है। तो एक सिनेरियो रखते हैं, ठीक है, कि लोग कहते हैं कि तुम्हें पैसे की जरूरत क्यों है। तो सपोज करते हैं कि अगर मैं ही इंजीनियर हूँ और कोई मुझे बोले कि ई कॉमर्स की वेबसाइट बना के दो एंड टू एंड, तो मैं एक सिनेरियो लेता हूँ कि मैं उससे पैसे नहीं लूंगा। ठीक है। मैं उस यूजर से एक भी पैसे, एक भी रुपए चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद भी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। और मैं अपना रोल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, यानी कि एक फुल स्टैक डेवलपर के रोल में हूँ। तो फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर और डेटाबेस का काम मैं संभालूंगा। और उसके अलावा जो भी बजट बनेगा, जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं उसको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर कोई मुझसे ज़्यादा काम कराएगा, बेफिजूल का काम कराएगा, तो उसको मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ये कंडीशंस नहीं रखेंगे तो कुछ लोग, यूजर्स क्या कर सकते हैं या फिर क्लाइंट क्या कर सकते हैं, वो फालतू के अनाप शनाप के खर्चे मतलब काम बता सकता है। तो इसलिए मतलब स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से मैं एज अ डेवलपर फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस से जब मैं काम करूँगा, मैं पैसे नहीं लूंगा, लेकिन उसके बाद भी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट खर्चा जो आता है जब हम वेबसाइट बनाते हैं, वो खर्चा होता है यूआई यूएक्स डेवलपर का। ओके। तो देखो क्या होता है ना, कि जब कोई तुम्हें कहता है कि एक वेबसाइट बना के दो, तो जब वेबसाइट बनाने के लिए मैं वेबसाइट कोड कर सकता हूँ, लेकिन वेबसाइट दिखेगी कैसे, ये मुझे कैसे पता चलेगा। ये तो यूजर को ही बताना पड़ेगा ना कि एक वेबसाइट कैसे दिखनी चाहिए। तो देखो, अब अगर मान लो कि वेबसाइट पे बटन होंगे तो वो बटन किस कलर का होगा, उस बटन का मतलब अगर हम उस बटन में होवर कर रहे हैं तो उस पे कभी कभी नीचे एक शेडो आ जाता है, उसको बॉक्स शेडो कहते हैं। वो बॉक्स शेडो कैसा होना चाहिए, आप जो जो चीजें उस पर दिखाना चाहते हो उसका हाइट विड्थ वगैरह क्या होगा। ठीक है। तो ये सब मैं उसको बार बार फोन करके थोड़े पूछूंगा कि यार मुझे इसका हाइट बताओ, मुझे इस बटन का कलर बताओ, मुझे इस टेक्स्ट का रंग बताओ, मुझे फॉन्ट साइज बताओ। ये सब मैं उसको बार बार फोन करके नहीं पूछ सकता। अगर मैं उसको ये बार बार फोन करके पूछने लगा तो इसका मतलब ये कि वो मुझसे फालतू का काम कर रहा है। ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको एक यूआई यूएक्स डिजाइनर हायर करना पड़ेगा। यूआई यूएक्स डिजाइनर डिजाइनर का काम होता है, कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि फिग्मा और इन्वेजन। तो उन टूल्स पे वो क्या करता है, वेबसाइट की इमेज बनाता है। और वो वेबसाइट की इमेज ऐसी होती है जिसको जिसको एक फ्रंट एंड डेवलपर को पास ऑन किया जाता है। वो फ्रंट एंड डेवलपर उस पेज को देखता है और उस पेज की नकल उतारता है कोड पे, उसको वेबसाइट के फॉर्म में डालता है। उस डॉक्यूमेंट में, उस फिग्मा के डॉक्यूमेंट में सब कुछ होता है कि बटन कैसा होगा, अगर आप कोई इमेज लगा रहे हैं तो उसका हाइट एंड विड्थ क्या होगा, कौन सी चीज कहाँ पर आएगी, नेविगेशन बार कहाँ पर आएगा, या फिर लॉगिन का फॉर्म कहाँ पर आएगा, वो कैसा दिखना चाहिए। ये सब चीजें मैं क्लाइंट से नहीं पूछने वाला, ये क्लाइंट को मुझे बताना पड़ेगा। और अगर वो मुझे बार बार बता रहा है या अगर मुझे उससे बार बार कम्युनिकेट करना पड़ रहा है तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा काम कोड करना है। मेरा काम बार बार क्लाइंट से बातचीत करना नहीं है।
मैं चाहता हूँ कि बस मुझे एक डॉक्यूमेंट दे दो, और वो डॉक्यूमेंट जब मुझे मिल जाएगा तो मैं वेबसाइट बना दूंगा। तो ये डॉक्यूमेंट बनाने का काम होता है यूआई यूएक्स डेवलपर का। हाँ, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा समझदारी दिखाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो यूआई यूएक्स डिजाइनर को हायर ही नहीं करते। जैसे कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि एक फ्रीलांस, मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था एज अ फ्रीलांस। तो वो मतलब एक स्टार्टअप ही था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यूआई यूएक्स डिजाइनर को हायर ही नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उनकी वाइफ थी, वो खाली बैठी थी, तो उन्होंने यूट्यूब से फिग्मा सीख लिया और फिर वही डॉक्यूमेंट मुझे पास ऑन कर दिए। तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट काफ़ी घटिया क्वालिटी के थे, और उसको मैं डिज़ाइन में उस डिज़ाइन को मैं कोड कर भी नहीं पाया। उसके बाद फिर मैंने वो प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। मैंने कहा भाई मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो कुछ लोग मतलब समझदारी दिखाते हैं और वो सोचते हैं कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनर का जो खर्चा है वो फालतू है, उसको हटा देते हैं। लेकिन अगर आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर को हायर ही नहीं करोगे तो आपका काम स्टार्ट ही नहीं होगा, वो वेबसाइट का काम स्टार्ट ही नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली पेमेंट डेवलपर के अलावा जो आपको करनी पड़ती है, वो आपको करनी पड़ती है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की। ओके। सेकंड चीज जो आती है वो होती है फोटोज। ठीक है। अगर मान लो कि अ, आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, तो उस ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपको फोटोज भी तो चाहिए ना। मान लो कि आपने एक ई कॉमर्स, मान लो कि आपकी कोई दुकान है और आप उस दुकान पे कुछ बेचते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी दुकान पे कपड़े बेचते हो। ठीक है। तो अब क्या होता है कि अ, आपको कपड़े दिखाने हैं क्लाइंट को, मतलब जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि वेबसाइट पर दिखाई दे। ठीक है। तो आप चाहोगे कि जो कपड़े हैं वो उनकी फोटो खींचकर उन वेबसाइट्स पर लगाई जाए। तो वो फोटो कौन खींचेगा? मैं तो खींचूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो डेवलपर हूँ। वो फोटो तो किसी फोटोग्राफर को ही खींचनी पड़ेगी ना। और वो जो फोटोज होंगी उनका जो स्टैंडर्ड होगा वो भी एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि हम उसको एक वेबसाइट पर लगा सकें। क्योंकि अगर आप अपने, मान लो आपके पास एक आईफोन है, बेस्ट कैमरा फोन है, आपने उससे फोटो खींच ली, ठीक है, और लगा दी। लेकिन यूजर उस चीज को एक ही बार में समझ जाएगा कि ये कहाँ से फोटो आई है। और अगर उस फोटो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अगर उस फोटो का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, तो यूजर क्या करेगा कि उसका वो मन डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये एक यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए, नहीं हमारी साइट अच्छी है, आपकी फोटोज कैसी हैं, वो काफी ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप ढंग की फोटोज नहीं लगाओगे तो यूजर इंटरेस्टेड नहीं होगा। उनको लगेगा कि ये बस काम चलो वेबसाइट है, और वो ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाएगा आपके साइट पे, आपकी ई कॉमर्स की साइट पे। और इस वजह से वो छोड़ के भी आ सकता है, और हो सकता है वो दोबारा कभी वापस भी ना आए। तो अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो आपको काफी अच्छी फोटोज लगानी पड़ेंगी वहां पर। और फोटो के साथ आपको वहां पर आइकन्स भी लगाने पड़ेंगे। काफी ज्यादा बटन्स पे आइकन्स होते हैं। तो वो आइकन कौन बनाएगा? वो आइकन डेवलपर तो बनाएगा नहीं। डेवलपर को बस वो आइकन दिए जाते हैं और वो उनको वहां पर बटन पे पेस्ट कर देता है, या फिर आपको कहीं भी अपनी साइट पर लगाना है उसको पेस्ट कर देता है। बनाने का काम डेवलपर का नहीं होता, वो यूआई यूएक्स डिजाइनर आइकन्स बनाता है और फोटोग्राफर फोटो खींचता है। तो मतलब वही बात है कि एक तो यूआई, पहला खर्चा तो हो गया यूआई यूएक्स डिजाइनर का। सेकंड खर्चा हो गया फोटोग्राफर का, जो आपको अच्छी फोटोज ला के दे जो कि आप अपनी साइट पर लगा सको। तीसरा खर्चा हो जाता है डेटाबेस का। यहाँ से अगर मान लो कि आपने एक स्मॉल स्केल वेबसाइट ही बनाई है, ठीक है, आपने फोटोज लगाई है, वो फोटो कहीं स्टोर भी तो करोगे ना भाई। तो फिर उन फोटोज को स्टोर करने के लिए यहाँ से डेटाबेस का यूज होना स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये तो अभी स्टार्टिंग में, मान लो आपकी वेबसाइट अभी इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज पे है, आपने बस फोटोज लगानी चालू करी और उसको डेटाबेस में आपने डाल दिया है। ठीक है। अब इसके बाद आता है होस्टिंग का। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना है। तो देखो, जब मैं अपने कंप्यूटर पे कोड करता हूँ तो मेरा कंप्यूटर, वो जो कोड है वो मेरे कंप्यूटर पे है। ठीक है। तो उसको सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो कि आप चाहते हो कि वो वेबसाइट है वो दुनिया का हर आदमी एक्सेस कर सके, तो आपको उस कोड को जो मेरे कंप्यूटर पे है उसको मेरे कंप्यूटर से कॉपी करके एक ऐसे कंप्यूटर पर डालना पड़ेगा जो कि 24 घंटे ओपन रहता है। ठीक है। और ऐसे कंप्यूटर को जो 24 घंटे ओपन रहता है, सबसे इजी टर्म उनको सर्वर कहते हैं। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मा, मान लो कि आपकी जो शॉप है, जिसका आपने ई कॉमर्स का साइट बनाया है, वो दिल्ली में है। लेकिन मान लो कि चेन्नई में कोई इंसान है, वो वो आपकी साइट को एक्सेस करना चाहता है। तो मान लो कि वो रात को 1 बजे एक्सेस एक्सेस करना चाहता है। तो अगर मान लो कि वो कोड मेरे लैपटॉप पे है, तो मैं तो रात को 1 बजे लैपटॉप बंद करके सो जाऊंगा ना। तो फिर वो रात को 1 बजे एक्सेस कर नहीं पाएगा। तो इसलिए एक ऐसे कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है जो कि 24 घंटे ऑन रहे।
तो ऐसे कंप्यूटर हम सर्वर कहते हैं। और वो अगर आप जो वेबसाइट है उसको सर्वर पे डालोगे तो कोई भी इंसान किसी भी टाइम आपके वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। हालांकि सर्वर का कॉस्ट काफ़ी कम होता है, लेकिन बाद में हम समझेंगे कि सर्वर का कॉस्ट भी कैसे बढ़ता जाता है। इसके बाद खर्चा आता है एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपने वेबसाइट बना दी। अब आपने जो वेबसाइट बनाई वो आपके कॉलेज का प्रोजेक्ट तो है नहीं, कि मतलब कि आप बस चाहते हो कि नहीं नहीं बस ये वेबसाइट मैं ही देखूंगा और दो तीन टीचरों को दिखानी है और फिर काम खत्म हो जाएगा। आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट नंबर वन वेबसाइट बने, क्योंकि इस वेबसाइट से आप बिजनेस बना रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी ऐसे और भी वेबसाइट होगी वहां पर। ठीक है, तो आप चाहते हो कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब वेबसाइट्स में जो आपकी वेबसाइट है वो नंबर वन हो। अगर मान लो कोई भी सर्च करे तो रिलेटेड कीवर्ड, जैसे मान लो कि अगर आप अपने वेबसाइट पे कपड़े बेच रहे हो, तो अगर मान लो कोई कपड़े टाइप करे, जैसे डेनिम शर्ट टाइप कर दे, डेनिम जीन्स टाइप कर दे, स्वेट शर्ट टाइप कर दी, जिम वेयर टाइप कर दिया, तो सबसे ऊपर गूगल सर्च में आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम आना चाहिए। तो ये काम कौन करेगा? ये काम कोई फुल स्टैक डेवलपर तो करेगा नहीं। ये काम करेगा एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर का काम होता है कि वेबसाइट में वो चेंजेस करना जिससे कि वो गूगल की सर्च में ऊपर आ सके। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में अपनी वीडियो को सॉरी अपनी वेबसाइट को स्पॉन्सर भी करना पड़े, जैसे कि अगर आप अमेजोन पे जाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड रहते हैं, या फिर आपको एक डिजिटल मीडिया की टीम हायर करनी पड़े जो कि आपकी साइट की प्रमोशन करेगी। तो ये सब काम भी डेवलपर नहीं करेगा, ये सब काम एज अ क्लाइंट आपको ही करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी वेबसाइट के लिए जो यूजर्स हैं, जो कस्टमर, उनको जनरेट कर पाओ। क्योंकि अगर आपने वेबसाइट बना दी लेकिन आपके कस्टमर को पता ही नहीं कि ऐसी कोई वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट का कोई यूज नहीं है और आपका बिजनेस नीचे ही जाएगा। इसलिए बेटर ये है कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स और डिजिटल मीडिया की टीम को भी हायर करें और अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी जो है मार्केट में उसको बढ़ाएं। इसके बाद आता है, अगर मान लो कि आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर हायर किया और डिजिटल मीडिया की टीम को हायर कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब आपने हायर नहीं करा था, जब आपकी वेबसाइट इनिशियल स्टेज पे थी, तो वो जो आपकी वेबसाइट थी उस पे मान लो कि महीने के 100 लोगों का ट्रैफिक आ रहा था। लेकिन आपने ऐसी मीडिया को हायर किया, ऐसी पीआर टीम को हायर करा कि उन्होंने ऐसी प्रमोशन कर दी कि जिस वेबसाइट पे महीने में 100 लोग आते थे, अब उसमें दिन में 1000 लोग आने लग गए। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो कि किस तरह का ट्रैफिक आया है। तो देखो, अगर मान लो कि ज्यादा लोग आएंगे तो उससे क्या होगा ना, कि ज्यादा लोग जो है वो आपकी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो जब वो देखेंगे तो इनिशियली जो आपने सर्वर लगाया था हो सकता है वो इतना स्ट्रांग ना हो, वो इस तरह का हो कि वो 100 लोगों के ट्रैफिक को हैंडल कर सके। लेकिन अगर मान लो कि एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई तो हो सकता है सर्वर क्रैश कर जाए। तो अगर मान लो कि आपकी वेबसाइट चल पड़ी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना सर्वर अपडेट भी तो करना पड़ेगा ना। और अगर मान लो कि आपने अपना सर्वर अपडेट करा है, ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर्स आए हैं, तो आपको उन कस्टमर्स के डेटा को स्टोर भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी डेटाबेस लगेगा। तो इस तरह से जब आपकी वेबसाइट ज़्यादा फेमस होगी, जो कि आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो अगर ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो सर्वर भी आपको ज़्यादा बेटर लगाना पड़ेगा, डेटाबेस भी आपको ज़्यादा बेटर लगाना पड़ेगा। इसके बाद आता है एपीआईज एंड कॉम्प्लेक्स फीचर्स। ठीक है, तो आज के टाइम में जो ज़माना है वो एआई का है। चैट जीपीटी भी आ गया है, जेमिनाई भी आ गया, ऐसे बहुत सारे के वेबसाइट्स हैं। अब क्या होता है कि अब जैसे मान लो कि मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने मैंने कसम कही कि मैं आपको काम करने के पहले चार्ज नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है ना भाई, मुझे सब कुछ तो आता नहीं है, मैं सब कुछ तो जानता नहीं हूँ। तो अब जैसे मान लो कि आप आए और आपने मुझे कोई कॉम्प्लेक्स फीचर बताया। मान लो कि आपने ये कहा कि मुझे अपनी वेबसाइट में एक एआई इंटीग्रेशन चाहिए, तो मुझे एआई तो आता नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपको एआई चाहिए, या फिर मान लो कोई भी फीचर चाहिए, जैसे मान लो कि मान लो कि आपको एक सर्च बॉक्स बनाना है और आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 10,000 या 20,000 कुछ आइटम है, और आप चाहते हो कि इतनी फास्ट सर्चिंग हो कि एक ही सेकंड में वो 10 से 20,000 लोगों की जो लिस्ट है उसमें जो डेटा है अ, हम उनको मतलब फिल्टर आउट कर दें। तो मतलब मुझे तो अभी इतना फास्ट एल्गोरिथम बनाना नहीं है, हो सकता है किसी और को आता हो। तो मैं तो आपको बोल दूंगा कि भाई मुझे इतना मतलब इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर्स बनाने मुझे नहीं आते।
तो फिर आपको नए डेवलपर्स को हायर करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स फीचर्स के, जो मुझसे भी बेटर हो, जो मुझसे ज़्यादा जानते हो। या फिर हो सकता है कि आप चाहते हो कि नहीं, डेवलपर ज़्यादा पैसे लेगा, ठीक है। जैसे इस केस में हम समझाते हैं, अगर मान लो एआई इंटीग्रेशन को समझाते हैं, ठीक है। तो मान लो मुझे एआई नहीं आता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्या हम एपीआई ले सकते हैं। एपीआई करता है, इन वेरी सिंपल टर्म्स, वो आपकी वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट कर देगा। मतलब देखो, एग्जैक्टली तो एपीआई का मतलब ये नहीं होता, लेकिन लेकिन जिसको एपीआई का मतलब नहीं पता, वो बस ये समझ लो कि एआई इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी साइट पे कोई बंदा एआई की कोई क्वेरी डालेगा, तो वो क्वेरी चैट जीपीटी पे जाएगी, और चैट जीपीटी जो क्या करेगा, वो उसको आंसर करेगा, और वो जो आंसर होगा वो हम कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट पे ले आएंगे। ये काम हम एपीआई से कर सकते हैं। अगर आप डेवलपर हायर नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि नहीं गूगल या जेमिनी या फिर चैट जीपीटी मेरा काम करते हैं, तो उसके लिए आपको उनकी एपीआई को लेना पड़ेगा। और उनकी एपीआई को अगर आप यूज करोगे, तो एपीआई काफी महंगी होती है। अब हर रिक्वेस्ट के लिए जब जो आपकी वेबसाइट से उनकी वेबसाइट पर जाएगी, तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल अगर आपने टेक्नोलॉजी के बारे में सुना हो, तो अभी अ, जो न्यूज़ आई कि शायद से एप्पल सीरी को गूगल जेमिनी या चैट जीपीटी में से कोई एक उसको पावर करेगा। तो उसको पावर करने का क्या मतलब है? उसको पावर करने का मतलब ये है कि वो जो जेमिनी या चैट जीपीटी की एपीआई है, एप्पल सीरी वो यूज करने वाला है। वेरी सबसे इजी टर्म्स में, कि मतलब कि जब कोई सीरी पे कुछ बोलेगा, तो वो गूगल जेमिनी पे चला जाएगा, गूगल जेमिनी उसका आंसर देगा, और उस आंसर को कॉपी करके सीरी पे दिखा दिया जाएगा। ये होता है इजी टर्म्स में, मतलब ये काम एपीआई कर सकता है। तो इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे कॉम्प्लेक्स फीचर्स डेवलप करने के लिए। इसके बाद जो आता है, एक नया खर्चा आता है कि अगर मान लो कि आपके यूजर्स बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। अगर आपके यूजर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा डेटा लगेगा, मतलब स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक ऐसा सेंटर बनाना पड़ेगा जहाँ पर आपका बहुत सारा डेटा होगा, और उस सेंटर को आपको मतलब सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जैसे अपने बहुत सारे सर्वर्स लगाए हुए हैं, बहुत सारा स्टोरेज वहाँ पर रखा हुआ है, तो जब ये कंप्यूटर्स चलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। और अगर इन हीट्स को ढंग से एग्जॉस्ट के थ्रू नहीं निकाला गया, तो आग लग सकती है। और अगर एक बार आग लग गई, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आपका सारा डेटा ही गायब हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्पेस लेनी पड़ेगी, ऑफिस लेना पड़ेगा अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आप चाहते हो कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, तो देखो, अगर यूजर बढ़ेगा तो आपको डेटा तो स्टोर करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेटा नहीं स्टोर करना चाहते अपने पैसे से, मतलब मान लो आप सर्वर नहीं खरीदना चाहते हो, आप क्लाउड आप मतलब स्टोरेज नहीं खरीदना चाहते हो, तो इसका एक ऑल्टरनेट होता है। इसका ऑल्टरनेट होता है अमेजॉन वेब सर्विसेज, या फिर गूगल क्लाउड सर्विसेज, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर सर्विसेज। वो ये सब काम कर देते हैं, वो ये सब काम करती हैं आपके लिए। वो क्या करेंगे कि वो अपना सर्वर और अपना जो स्टोरेज है वो आपको यूज करने देंगे, और इसके बदले में आपको पैसे देंगे, मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे इन सर्विसेज को यूज करने के लिए। तो अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आपको इन सर्विस को यूज करना ही पड़ेगा, ताकि आप इतना ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर पाओ। और इसके बाद आता है लाइसेंसिंग का, कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको कि हमें यूज करना पड़ता है, और उसको यूज करने के लिए हमें पैसे भी देने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका एक कपड़े का व्यापार है, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं एक एक मतलब मैं कपड़े बेचूं, ठीक है। तो क्या होता है ना, कि आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। मान लो कि मान लो कि जनवरी का महीना है, ठीक है, या दिसंबर का महीना मान के चलो। मैं एक बार मुंबई गया था दिसंबर के महीने में, और मैं दिल्ली में रहा हूँ दिसंबर के महीने में। जो दिसंबर का महीना होता है, तो जो मुंबई में जो टेम्परेचर होता है, और जो दिल्ली में जो टेम्परेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। मान लो कि आप भोपाल में रहते हो, ठीक है, और आपकी जो साइट है वो भोपाल से ही चलती है। अब क्या होगा, मान लो कि आप कपड़े की सेल लगाना चाहते हो, तो आप सोचोगे कि अरे, ठंड का मौसम है तो मैं स्वेटर की सेल लगा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो कि आप स्वेटर की सेल लगाओगे, तो जो स्वेटर होगा, वो दिल्ली, अगर मान लो कि कोई दिल्ली से उसको आपकी साइट पे एक्सेस कर रहा है, तो जब वो स्वेटर देखेगा, तो वो सोचेगा कि अरे, स्वेटर तो काफी अच्छा, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। लेकिन अगर मान लो कोई मुंबई का है, ठीक है, और वो आपकी साइट को एक्सेस करना चाहता है, वो दिसंबर के महीने में, तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई के लोग स्वेटर नहीं पहनते हैं, ठीक है।
तो अगर मान लो कि कोई मुंबई का इंसान है, वो दिसंबर में आपकी साइट को एक्सेस करेगा और वो ये देखेगा कि आपकी साइट पर तो स्वेटर की सेल लगी हुई है, तो वो क्या सोचेगा? मतलब उसको तो ये लगेगा ना कि ये साइट मेरे लिए बनी ही नहीं है। ठीक है? आप चाहते हो कि कि देखो, जब ज्योग्राफी बदलती है, तो लोगों का रहन-सहन का तरीका बदलता है, टेम्परेचर भी बदल जाते हैं। ठीक है? तो अब जैसे कि मुंबई वाला है, वो मुंबई वाला दिसंबर के महीने में भी स्वेटर नहीं, वो शर्ट ही ढूँढेगा। ठीक है? तो आप चाहते हो ना कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि दिसंबर के महीने में जो दिल्ली वाले हैं, उनको तो स्वेटर पे सेल दिखाई दे, और जो मुंबई वाले हैं, उनको टी-शर्ट पे सेल दिखाई दे। अब इसके लिए आप 2 वेबसाइट तो बना ही नहीं सकते, ठीक है? वेबसाइट तो एक ही होगी, लेकिन आप चाहते हो कि जो वेबसाइट है, उसपे कंटेंट अलग-अलग हो। अगर कोई कहीं से देख रहा है, अगर कोई मुंबई से देख रहा है, तो उसको कंटेंट अलग दिखाई दे। अगर कोई दिल्ली से देख रहा है, तो उसको कंटेंट अलग दिखाई दे। तो इसके लिए भी कुछ टूल्स आते हैं, ठीक है? जैसे कि उस टूल का नाम अभी जैसे एडोबी एक्सपीरियंस मैनेजर हो गया। ऐसे कुछ टूल्स होते हैं जो कि आपका ये काम करके दे देंगे कि जैसे मान लो कि अगर कोई यूज़र है, अगर वो अलग लोकेशन से देख रहा है, अगर मान लो 2 यूज़र है, वो अलग लोकेशन से देख रहा है, तो उनको अलग-अलग चीज़ें दिखाई देंगी। अगर अलग टाइम पे देख रहा है, मतलब मान लो कि सुबह को देख रहा है और शाम को देख रहा है, तो उनको अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग चीज़ें दिखाई देंगी। और अगर कोई डिफरेंट ब्राउज़र से भी देख रहा है, मान लो कोई सफारी से देख रहा है और कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर से देख रहा है, तो उनको अलग-अलग चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है? तो ये सब काम पॉसिबल है, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं। तो लेकिन इन टूल्स को यूज़ करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इन इसका भी आपको देखना पड़ेगा, ये भी एक कॉस्ट में ऐड हो जाता है। और इस तरीके से जैसे-जैसे कि आपकी वेबसाइट बढ़ती जाएगी, आपके कस्टमर बढ़ते जाएँगे, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे नए-नए खर्चे आते जाएँगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी वेबसाइट स्टैटिक नहीं है, आपकी वेबसाइट डायनामिक होनी चाहिए। जैसे कि आप देखो कि अमेज़न, यूट्यूब जैसे जो साइट्स होते हैं, हर 6 महीने पे अपना जो लुक है वो चेंज कर देते हैं, टाइम के साथ बने रहने के लिए। तो हर समय आपको एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हायर करना ही पड़ेगा, जो कि हर 6 महीने पे आपकी वेबसाइट को एक नया लुक दे, वरना आपकी साइट पीछे भी हो सकती है। मतलब हो सकता है कोई पीछे से आके आपसे ज़्यादा सेल कर जाए, लुक्स में आपसे बेटर हो जाए, तो आप कोई चांस नहीं ले सकते। डिजिटल मार्केटिंग टीम में आपको हमेशा चाहिए ही चाहिए। इसके बाद मतलब क्लाउड सर्विसेज़ का आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि एज़ अ डेवलपर, मतलब मैं अपनी फीस में नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी आपको इसकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी ताकि आपकी साइट चले। तो आई थिंक ये जो मैंने बताया, इससे आपको समझ में आया होगा कि क्यों एक वेबसाइट बनाने के पैसे लगते हैं, और क्यों, मतलब अगर कोई डेवलपर आपसे पैसे माँगे तो जेनुइनली आपसे पैसे माँगता है। तो आई होप इससे आपको कुछ अच्छा जानने को मिला हो। अगर आपको कुछ जानने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। मतलब मैंने सब कुछ परफेक्ट तो नहीं बताया, लेकिन अगर आप मुझसे कुछ ज़्यादा जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं मैंने क्या गलती करी, या आप अपने सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।